हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है फ्रेंड। इसमें कवर किया जा रहा था ईवीएस टॉपिक, जो कि आज के वीडियो में फ्रेंड जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से कवर करेंगे। वीडियो में बने रहिए फ्रेंड। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग दर्पण को सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण है। ग्रीन हाउस गैसों GHG की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो जोसेफ फोरियर ने प्रस्तुत की थी। किसी गैस के वैश्विक तापन विभव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किन बातों पर निर्भर करता है? तो उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करती हैं। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं? तो जलवाष्प वाटर वेपर है। वर्ष 2015 में पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस के उत्सर्जन की समिति का करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 अंश सेंटीग्रेड या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न हो पाए। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो वर्ष 2005 से प्रभावित हुआ था। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का क्या तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के रक्त अंश को अवशोषित करती है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया। विश्व के तापमानों पर आंकड़ों प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में स्थापित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत किसे से प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। हिमतत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आगे है फ्रेंड, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो समोच्चवाद, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई ये सहायक हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के संगठन या गठन का प्रावधान किया गया है? तो कानकुन सम्मेलन मॉस्को वर्ष 2010 में किया गया था। हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? तो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड वर्ष 1979 में किया गया था। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती है? तो हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापन में वृद्धि आदि है। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी, तो वो इटली तथा स्विट्जरलैंड है। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इस समय 1 घंटे 8 से 30 PM to 9 PM के लिए बत्तियां
बुझा दी जाती है। यह ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? तो 8 अगस्त 2017 को प्रदान की। आईपीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1990 में प्रकाशित हुई थी। अपने सभी वन्यजीवों को सूची तैयार करने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भारत है। भारत की जलवायु परिवर्तन का प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? तो वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से लगभग 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। अगला टॉपिक है ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड पॉल्यूशन। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है? तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की थी? तो GW केंट मूरे ने की थी। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज किसने की? तो ब्रायन गार्डियन तथा जोनाथन सैंकलिन ने की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ओजोन परत क्षय रोकने से संबंधित है। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो डाप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CFC, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211, 1301 आदि हैं। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूलन पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो मानव जनित प्रदूषण के कारण प्रवेश करते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोतों से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे पैन कहते हैं, ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो द्वितीयक प्रदूषक हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो सुपोषण में वृद्धि करते हैं। वाहन में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो लेड जो है प्रदूषित करती हैं। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव विघटित प्रदूषण कहलाते हैं। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी हैं। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का pH मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने में कौन सा रोग हो जाता है? तो एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनियम NH3
भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो स्वस्थानीय जैवोपचार कहा जाता है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाह्यस्थानीय जैवोपचार कहते हैं। प्रदूषक को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित जैवोपचार करना क्या कहलाता है? तो फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। ओजोन परत ओजोन लेयर की खोज चार्ल्स फैब्रिन एवं हेनरी बुसान ने की थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चेर्नोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। एक तरफ प्रदूषक दिया गया है, दुष्प्रभाव दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास संबंधी रोग हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्र के तंत्र संबंधी बीमारी हो जाती है। धूल कण से यकृत और विक्र को क्षति होती है। सीसा से कैंसर हो जाता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषक के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथैनोग्लोबिनीमिया हो जाता है। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन पाए जाते हैं। ग्रीन मफरल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अधूरे प्रज्वल के कारण कौन से गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मेथिल आइसोसाइनाइड MIC हुआ था। ये कब हुआ था? 1984 में हुआ था। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कूड़े कचरे को जमाने के लिए किया जाता है। भारत में जल प्रदूषक निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1974 में लागू किया गया था। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन करता है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड पर पहुंचाती है। पार्थेनियम गाजर घास के परागकणों से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग या दमा होता है। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे संकेतक है? तो अवायु प्रदूषक के हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ऊष्मीय प्रदूषण थर्मल पॉल्यूशन होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बेंजीन, टॉल्यून एवं जाइलीन मिलाया जाता है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना है? तो रक्त कैंसर होने की संभावना है। सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल के कणों से होता है? तो सिलिका एवं एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से होता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन है? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड है। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो न्यूमोकोनियासिस रोग हो जाता है। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों के में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों को बिसिनासिस रोग से ग्रस्त हो जाने के कारण जोखिम रहता है? तो कपड़ा उद्योग में रहता है। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो क्रोमैटोग्राफी से किया जाता है। ब्लैकफुट नामक रोग किस कारण होता है? तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थ के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो जलकुंभी को जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो पराबैंगनी विकिरण के।
वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है, सीसा से मस्तिष्क प्रभावित होता है, पारा से उदर प्रभावित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएँ प्रभावित होती हैं। आगे है इंडोर वायु प्रदूषण की सबसे या सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। इससे फेफड़ा का कैंसर तथा रक्त कैंसर होता है। पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन, इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इधर दिया गया संगठन, उसके बाद उद्देश्य दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम स्थापना वर्ष 1972 में, सदस्य 193, मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। इसका उद्देश्य है वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों, कंडीशन एंड ट्रेंड्स का आकलन करना तथा राष्ट्रीय एवं पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्थापना अक्टूबर 1948 में, मुख्यालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड और सदस्य 1300 देश हैं। इसका उद्देश्य है यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों को सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। आगे है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटपन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय CITES या वाशिंगटन कन्वेंशन स्थापना वर्ष 1973, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, सदस्य इसके 183 देश हैं। इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि वन्य जीव के एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए संकट उत्पन्न न करें। आगे है फ्रेंड, वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय स्थापना इसका 1779 में, मुख्यालय वान, जर्मनी में और सदस्य 313 देश हैं। इसका उद्देश्य यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच, ग्लोबल फोरम प्रदान करता है। विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF स्थापना जो है वर्ष 1961 में और इसका मुख्यालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें 100 सदस्य जो हैं शामिल हैं। इसका उद्देश्य यह पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, शोध और रिसर्च एवं पुनरुत्थान, रिस्टोरेशन के लिए कार्य करता है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल स्थापना 1922 में, मुख्यालय इसका कैम्ब्रिज UK में और सदस्य इसके 121 है। उद्देश्य इसका यह पक्षियों एवं उनके आवासों हैबिटेट का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करता है। आगे है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1974, मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। ग्रीन पीस स्थापना 1971, मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में स्थित है। यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीनीकरण, आनुवंशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल, इसकी स्थापना वर्ष 1996, मुख्यालय वेजनिंग, नीदरलैंड में है। यह आर्द्रभूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्रभूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। आगे हैं रॉटरडम कन्वेंशन, इसकी स्थापना वर्ष 1998 में, मुख्यालय रॉटरडम, नीदरलैंड में स्थित है। सदस्य इसके 157 हैं। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना है। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष, इसका स्थापना जो है 2001 में हुआ था। मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में है। सदस्य इसके 152 हैं। यह अनवरत जैविक प्रदूषक के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। अगला टॉपिक है विविध मिसलेशियस, तो देख लीजिए फ्रेंड, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन
1992 में प्रस्तुत किया गया था। इको मार्क क्या है? तो ये पर्यावरण अनुकूल उत्पादकों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रदान किया प्रमाणन चिन्ह है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत के पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो सियरा लियोन में मनाया जाता है। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन से संबंधित है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। पेरियार गेम अभयारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो वर्ष 1982 में गठन किया गया। विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमृत देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। कौन सा जीव वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का शुभंकर है? तो पांडा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस MOES के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? तो महासागर विकास मंत्रालय था। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन क्षेत्र में किया जाता है। आंदोलन और संबंधित व्यक्ति चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा गौरा देवी चंडी प्रसाद भट्ट संबंधित हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर बाबा आमटे संबंधित हैं। मैती आंदोलन से कल्याण सिंह रावत संबंधित है। बिश्नोई आंदोलन से संत जाम्भोजी अमृता देवी बिश्नोई संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जनेरियो ब्राजील वर्ष 1992 में किया गया था। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश 785, कर्नाटक 563 और उत्तराखंड 560 हैं। मार्च 2024 में जारी भारत में तेंदुओं की रिपोर्ट 2022 के अनुसार तेंदुओं की संख्या 13,874 है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 13,874 है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक 3,907 है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इससे पूर्व वर्ष 2018 में भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 12,852 थी। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियाँ, इधर सम्मेलन दिया गया है, वर्ष और निर्णय दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण मैग्ना कार्टा, इसको वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की स्थापना। अगला पॉइंट है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में
किया गया प्रथम प्रयास, ये निर्णय है। दूसरा है हेलांसिकी सम्मेलन 1974 में हुआ था, ये सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना से संबंधित है। लंदन सम्मेलन वर्ष 1975 में हुआ था। इसका निर्णय है कि समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध। यूरोपीय वन्यजीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में ये प्रजाति संरक्षण से संबंधित है। वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन स्तर परत का संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहते हैं, 1992 में हुआ था। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्जर्वेशन UNFCCC की स्थापना। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन। क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी +5 सम्मेलन 1997 में ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना। वर्ष 1990 में के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय। जोहान्सबर्ग रियो +10 सम्मेलन, पृथ्वी +10 सम्मेलन 2002 में किया गया था। सतत विकास पर विशेष बल, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमत। मॉन्ट्रियल सम्मेलन UNFCCC ये 2005 में किया गया था। विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। कोपेनहेगन सम्मेलन, पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो है 2009 में विकसित किया गया और विकसित और औद्योगिक राष्ट्र द्वारा 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान कम कार्बन अर्थव्यवस्था, लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना से संबंधित है। कानकुन सम्मेलन ये 2010 में किया गया था। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। डरबन सम्मेलन COP16 ये जो है 2011 में किया गया था। डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना। 2 सम्मेलन COP18 जो है 2012 में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म DCDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास किया गया था। रियो +20 सम्मेलन और पृथ्वी 20 सम्मेलन 2012 में पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। हरित व्यवस्था पर बल। वार्सा सम्मेलन COP19 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमत, ये सम्मिलित हैं। लीमा जो है सम्मेलन COP20 2014 में किया गया था। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों का प्रतिबद्धता स्वीकृत से सम्मिलित हैं। पेरिस सम्मेलन COP21 2015 में कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि से संबंधित हैं। आगे हैं बाब ईगली सम्मेलन मोरक्को COP22 ये जो है 2016 में किया गया था। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मार्केस कार्यवाही की उद्घोषणा से संबंधित हैं। बान सम्मेलन जर्मनी COP23 जो कि 2017 में किया गया था। फिजी मामेटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कोटोवाइस जो है सम्मेलन पोलैंड COP24 2018 में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली से संबंधित है। मैड्रिड सम्मेलन स्पेन COP25 2019 में जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन से संबंधित है। ग्लासगो सम्मेलन UK COP26 2021 में पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया से संबंधित है। शर्म अल शेख सम्मेलन ये मिस्र COP27 से संबंधित है जो कि 2022 में किया गया था। जलवायु परिवर्तन संबंधित आपदाओं के कारण गरीब देशों को
हुए नुकसान हेतु हानि और क्षति कोष की स्थापना से संबंधित है। दुबई सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात COP28 जो कि 2023 में किया गया था। वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना तथा ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2 गुना करना से संबंधित है। अजरबैजान वर्ष 2024 में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन COP29 की मेज़बानी करेगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, आपका जो है EVS टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होता है फ्रेंड। इसमें जो है आज के वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।